Okay, in previous lecture we have studied second order circuit. ईयरफोन दे दो आपको, मेरे तो आवाज ही नहीं आ रही। में क्या वीडियो नहीं लाऊंगा ना, फिर आपको कितने रहते हैं क्या? Okay, so we have started second order circuits. Okay, so we have studied that second order circuit consists of basically two or more energy storing elements, that is L and C. We have studied this, okay, in previous class. Then we have calculated the initial and final values of this second order system. Okay, you need to remember this, that in voltage the voltage does not change instantly. Similarly, the current do not change through inductor. This we have studied. We have seen this example. In the previous class we have studied this example. Okay, so today we will be starting our basic second order system with zero response. Initial conditions. There must be some initial conditions and it will be free response. Okay, in previous class we have started first order system. We have calculated two conditions. The first was source free circuit and second was basically forced response. Okay, अब उसके अंदर हमने क्या देखा था, इसमें भी हम दो केस ही कंसिडर करेंगे जैसे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमने कंसिडर किया था. फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या कंसिडर किया था, वी हैव कंसिडर्ड दैट फर्स्ट वी हैव एनालाइज्ड द होल सर्किट विद द हेल्प ऑफ सोर्स फ्री, मतलब आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं थी उस सर्किट के अंदर. ठीक है, तो रेस्पॉन्स, तो आउटपुट क्या आता है वो थी. सिमिलरली उसके बाद में हमने तीन बेसिकली रेस्पॉन्स पढ़ी थी, स्टेप रेस्पॉन्स, रैंप रेस्पॉन्स. ओके, तो उसके और इम्पल्स रेस्पॉन्स, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट कैसे चेंज होता है वो भी हमने देखा था. ठीक है, और आपको मैंने कहा था कि सिर्फ दो इक्वेशन याद रखनी है, इंडक्टर के अंदर करंट IT और वोल्टेज के अंदर VT, सॉरी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज VT. ओके, अब ऐसे ही अब हमें पढ़ने हैं जो सर्किट है हमारे, दो टाइप के सर्किट हम पढ़ेंगे, एक तो सीरीज RLC सर्किट और एक पैरेलल RLC सर्किट. सिमिलरली सीरीज RLC सर्किट के अंदर हम क्या देखेंगे, सीरीज RLC सर्किट के अंदर हम दो केस पढ़ेंगे, एक तो सोर्स फ्री, अगर कोई भी इनपुट वोल्टेज या करंट इनपुट नहीं है तो क्या आउटपुट है. दूसरा केस जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो होगी फोर्स रेस्पॉन्स, जब हम बेसिकली सीरीज RLC सर्किट के अंदर आप इनपुट वोल्टेज पहले से गिवन है. सिमिलरली पैरेलल RLC सर्किट के अंदर भी हम ये पढ़ेंगे फोर्स फ्री एज वेल एज फोर्स रेस्पॉन्स. ओके, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट. तो ये आपको एक सर्किट दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए. ठीक है, सीरीज RLC, तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर, RL एंड C. ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी इनपुट वोल्टेज, इंडिपेंडेंट वोल्टेज और इनपुट करंट नहीं गिवन है, मतलब ये सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट है. बट हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारे जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, दैट इज इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर, दे आर ऑलरेडी चार्ज, यानी पहले से चार्ज है. करंट कितना आपका इंडक्टर कितना इनिशियल कितना करंट कैरी कर रहा है, I0. ओके, सिमिलरली जो कैपेसिटर जो हमारा इनिशियल वोल्टेज कैरी कर रहा है वो दैट इज V0. ओके, ये हमने अज्यूम किया है कि इनिशियली दे आर चार्ज. ओके, अब इसके बाद में हमें इसमें इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो ये इतनी आसान नहीं है. हम इसी इक्वेशंस को जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लोगे, मैं लाप्लास फोर्थ यूनिट आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हम इसी इक्वेशंस को सारे बहुत आसान तरीका, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट अभी हम इसकी डेरिवेशन करेंगे विदाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सिंपल आपकी मैथमेटिक्स यूज करके. मेरी वॉइस कट रही है क्या, सभी को कट रही है क्या? नो सर. वो शायद हर्ष तुम्हारी, मेरे को लग रहा है नेटवर्क इशू होगा, है ना. मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी है तो मैं डाल दूंगा लेक्चर. ओके, ओके,
अब मुझे ये सर्किट को बेसिकली एनालाइज करना है, मैथमेटिकल एनालाइज लेना है, मुझे इसका आउटपुट इक्वेशन लिखनी है। तो आउटपुट इक्वेशन का मतलब आउटपुट दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इंडक्टर के थ्रू करंट आई टी, हम कहे कि आउटपुट करंट निकालो इंडक्टर के थ्रू, तो आई टी भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा वी टी। ओके, तो कोई भी केस है, आपकी मर्जी है। अगर एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। ठीक है, अगर हम सपोज आई करंट निकालते हैं, आई करंट आ गया तो वी नॉट भी आ जाएगा। वी नॉट भी वो क्या होगा, सी डीवी बाई डी टी। ओके, सॉरी, आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, इसके थ्रू करंट आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या एज्यूम किया है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी नॉट, ये वी नॉट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कैपेसिटेंस के अक्रॉस, वो बेसिकली क्या है, 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ये कैपेसिटेंस की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के केस के अंदर। ठीक है, ये इनिशियली वोल्टेज है 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यानी t इज इक्वल टू जीरो से पहले ये चार्ज था, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक इसमें कितना वोल्टेज होगा, वी नॉट हमने अज्यूम किया है। ओके, तो 1/c इंटीग्रेशन, ये हमारा वी नॉट आ गया। दूसरा, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ऑलरेडी वो सीरीज में है, तो जो इंडक्टर का करंट होगा वही सर्किट का करंट होगा। तो आई जीरो इज आई नॉट, ये पहले से गिवन है सर्किट। ओके, इनिशियल कंडीशन समझ में आ गया। इनिशियल कंडीशन, इसके कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस हमारा करंट गिवन है, दैट इज आई नॉट। ओके, अब हम इसमें केवीएल लगाते हैं। सिंपल केवीएल है, कुछ नहीं है, यहाँ से चलते हैं। आई आई इंटू आर प्लस एल डी आई बी डी टी वोल्टेज, और ये इसके इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत आ रही तो ऐसे लिख सकते हो आप, देखो अगर केवीएल लगाने में ऐसे दिक्कत आ रही है तो लेट मी सपोज इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है, प्लस माइनस दिस इज माय V2, इंडक्टर के अक्रॉस V2 वोल्टेज है, प्लस माइनस, और ये मेरी V3 वोल्टेज है, प्लस माइनस। ओके, अब इसके अंदर अगर आप केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब V1 की वैल्यू क्या होगी, देखो आई आर। ओके, V2, V2 तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वो क्या होती है एल डी आई बाई डी टी, हम पढ़ चुके हैं, देखो एल डी आई बाई डी टी। सिमिलरली वी V3 किसके बराबर है, V नॉट, और वो हम देख चुके हैं। अब V, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज की कैपेसिटर के अक्रॉस 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। ओके, तो इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ से आ गई हमारी, केवीएल से। ओके, अब इसको हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन चला जाएगा। हम सिर्फ पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेशन में रखना चाहते हैं या फिर डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी आपने मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, उनको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बेसिकली कैसे एनालाइज करते हैं, अगर आपका डिफरेंशिएशन एक ही ऑर्डर का है, डी आई बाई डी टी है, तो ये बेसिकली कौन सा ऑर्डर का सर्किट है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो गया तो ये कौन सा हो गया आपका सेकंड ऑर्डर। तो ऐसे इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सिंपल इस थर्ड इक्वेशन को मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर डी आई बाई डी टी प्लस एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/c। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आई बचेगा मेरा। इसको जस्ट मैंने रीअरेंज किया है और मेरी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। कहाँ से आई है ये, इक्वेशन नंबर थर्ड से। आप कॉपी में करके देखना, कुछ नहीं है, इसको डिफरेंशिएशन करके जस्ट मैंने टर्म्स को रीअरेंज किए। ठीक है, अब आपको दिख रही है इक्वेशन नंबर 4 हमारी कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, देखो। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स में विदाउट लाप्लास। इसको लाप्लास से तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेकिन लाप्लास हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी विदाउट लाप्लास हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, किस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, आई के फॉर्म में। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर जो करंट आएगा वो आई वाला आएगा, आई आई हमारा आउटपुट हो गया। ओके, अब इसके लिए मुझे दो इनिशियल कंडीशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। इनिशियल कंडीशन मेरे पास है, ये देखो,
इनिशियली वोल्टेज कितनी है, वी नॉट कैपेसिटर के क्रॉस। ऐसे ही इनिशियली करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, आई नॉट। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 3 को हम यूज करके इसके अंदर फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। ओके, आई जीरो इनिशियल वैल्यूज, तो वो क्या आएगी देखो, the initial value of I is given equation 2, we get the initial value of derivative I from equation 1 and 3। देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा है आर आई नॉट प्लस डी आई, जो जहां पे भी आई है वहां पे आई जीरो कर दो इनिशियल कंडीशन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे किया आर आई नॉट प्लस एल डी आई बाई जीरो प्लस इनिशियल वोल्टेज कितनी होगी, वी नॉट। बस इसको जस्ट रीअरेंज किया और हमारे पास इनिशियली क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ करंट आ गया। हमारे पास इनिशियली करंट की वैल्यू तो थी, कितनी थी, आई नॉट, बट हमारे पास इनिशियली डेरिवेटिव के करंट की वैल्यू नहीं थी, डी आई नॉट बाई डी टी की वैल्यू नहीं थी। वो हमने कहाँ से इनिशियल जो इनिशियल कंडीशन करके वहां से कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब आपके मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर के अंदर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो ये या फिर अभी जो पढ़ रहे हो उसके अंदर आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ लिया क्या? Have you studied the second how to solve second order equations? Have you studied in mathematics? Anyone? आपके मैथमेटिक्स के अंदर जो चल रहा है अभी, आपने सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मेथड पढ़ लिए हैं क्या? तो पहले पढ़े थे, पहले सेमेस्टर वाले। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, फिर भी मैं चलो आइडिया यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते थे, जब भी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, ठीक है, और हमने ये देखा था कि our experience is preceding the chapter of first order circuit suggests that solution is exponential form। ठीक है, जैसे भी एक फर्स्ट ऑर्डर का अगर आप देख रहे हो तो उसका आउटपुट किस फॉर्म में आता है, ए हमारा कांस्टेंट और ई की पावर एस टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा था, तो आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का जो आउटपुट है वो बेसिकली आउटपुट इनटू ए ई की पावर एस टी, जहां पे मुझे कैलकुलेट क्या करना होता है, ए और एस हमारे क्या है, दोनों कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन नंबर 6 मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी हमारी, दिस जो मेन इक्वेशन बनी है हमारी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस दिस। आप डेरिवेशन इसको देख सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगी आपकी डेरिवेशन, और ये थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो आज इसको सिर्फ समझो। ठीक है, और बाकी मैं इसको अपलोड कर दूंगा लेक्चर को, तो आप इस पर रिवाइज करना एक बार। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन अगर आपको टफ लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली आउटपुट रेस्पॉन्स निकाल रहे हैं, और जो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा वही आपको याद रखना है। ओके, अब ये मैंने आई इजिकल टू ए की पावर एस टी किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी डिफरेंशिएशन थी। तो देखो आप अगर इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पे आई की जगह क्या पुट कर रहे हो, ए इंटू ई की पावर एस टी प्लस आर अपॉन एल डी ई की पावर एस टी अपॉन डी टी प्लस आई अपॉन एल सी, आई की जगह ई की पावर ए इंटू ई की पावर ए एस टी, ये पुट किया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये वाली आएगी। ई की पावर, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो, ए ई की पावर एस टी को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, ए तो बाहर आ जाएगा सिंपल, और ई की पावर एस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एस इंटू ई की पावर एस टी। देखो यहाँ पे आ रहा है, और डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा, ये रहा, और आई की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे मैंने लिखी है। ओके, इसको जस्ट रीअरेंज कर लिया मैंने। ओके, अब मैथमेटिक्स पार्ट चल रहा है, सर्किट भूल जाओ, ये आपका सिर्फ मैथमेटिक्स पार्ट है। मैथमेटिक्स सर्किट का पार्ट क्या था, सिर्फ और सिर्फ केवीएल इक्वेशन लिख के हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 को ऑब्टेन करना। ठीक है, अब सिर्फ हमको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स पार्ट चल रहा है। ओके, अब हमने क्या किया था, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ए ई की पावर एस टी और इसका प्रोडक्ट 0। तो मुझे बताओ, हमने सोल्यूशन क्या माना था, आई इज इक्वल टू ए ई की पावर एस टी, ये मेरा सोल्यूशन है। तो अगर यही 0 हो गया तो आई करंट क्या होगा, 0। तो मुझे बताओ आई ए की
a इंटू ई की पावर एस टी कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा आपका रेस्पॉन्स है, सोल्यूशन है। ओके, तो अगर कोई भी क्वांटिटी, एक x है और एक हमारा y है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब अगर x जीरो नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो y क्या होगा, जीरो। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ, ठीक है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई, एस स्क्वायर प्लस एस, और एस क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ए और एस हमारा कांस्टेंट है जिनको हमको कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, ये बेसिकली कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सेकंड ऑर्डर की। ओके, सेकंड की। अब इसको क्वाड्रेटिक को आप लीनियर इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर लेते हो डायरेक्ट, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, याद है रूट्स? अगर एक्स, ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपने पढ़ी होगी, ए एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, अब इसके अंदर अगर मुझे ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे पता दो रूट्स होंगे इसके, तो एक्स के रूट्स कैसे निकालते हो, याद है तो? अगर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है, s है, तो मुझे s की वैल्यू कितनी होगी, दो रूट्स निकलेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दूसरा क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। तो ये दो रूट्स निकल गए, देखो यहाँ पे S1 और S2 कहाँ से निकले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, तो माइनस आप देख सकते हो, माइनस बी यहाँ पे क्या है, बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे बी की वैल्यू है यहाँ पे आर बाई एल। ओके, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन अपॉन एल सी। बस ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, जो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये 9a और 9b इक्वेशन आ गई। दीज आर द रूट्स। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए आप जो इसको याद रखोगे, उसके लिए हम कुछ नोटेशंस ले लेते हैं। इसमें मैंने क्या अज्यूम किया है, अल्फा एक क्वांटिटी अज्यूम किया, अल्फा को क्या अज्यूम किया, आर बाई ट्वेल्व। ओके, आर बाई ट्वेल्व को मैंने अल्फा ले लिया, और वन अपॉन एल सी की जगह मैंने ओमेगा नॉट ले लिया, ओमेगा नॉट हो गई वन अपॉन अंडर रूट एल सी। अल्फा हमने अज्यूम कर लिया आर अपॉन ट्वेल्व, ओमेगा नॉट इज वन अपॉन रूट एल सी, ये वाली पुट कर ली। अब इसी वैल्यू को अगर इसमें पुट करोगे तो अपना सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, एस वन के रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। ओके, और एस टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। अभी सिंपल ये मैथमेटिक्स चल रहा है। ओके, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को आप वापस देखना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको सिर्फ सर्किट के लिए आउटपुट जो निकलेगा फाइनल वो याद रखना है। ओके, तो ये आ गया। अब इनको हम रूट्स को हम दीज रूट्स S1 S2 आर कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन नेपियर पर सेकेंड। नेपियर पर सेकेंड, नेपियर बेसिकली क्या है, आपकी कोई भी क्वांटिटी कोई फटाफट चेंज करती है, बहुत जल्दी से चेंज करती है, तो उसको हम नेपियर में डिनोट करते हैं। ओके, बिकॉज दे आर डिनोटेड विद द नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आपने पढ़ा होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी। तो ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस, ये पढ़ेंगे हम व्हाट इज रेजोनेंस। ओके, और इसको हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है अभी। फिर दूसरा जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ अल्फा, अल्फा जो है ये हमारी नेपियर फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन नेपियर पर सेकेंड। ओके, अल्फा हमारी नेपियर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा नॉट हमारी कौन सी है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये डिनोट किए मैंने। ओके, अब ये रूट्स हैं इसके,
तो ये रूट्स कौन सी इक्वेशन नंबर 8 को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो आप उनको पुट कर दीजिए, सिंपल। एस स्क्वायर जैसे आप पुट करोगे तो ये इसको रीअरेंज करोगे आप, हम जानते हैं अल्फा इजिकल टू क्या है, आर अपॉन 2 एल ओमेगा नॉट 1 अपॉन रूट एल सी, ये इस इक्वेशन में आप पुट करिए। तो आर अपॉन एल है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आर अपॉन 2 एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एल सी है ये, ओके। तो हमने देखा था ओमेगा नॉट 1 अपॉन एल सी है, तो 1 अपॉन रूट एल सी है, तो 1 अपॉन एल सी क्या हो गया, ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ये पुट कर दिए हैं, तो ये इक्वेशन बन गई, ओके। एस स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसमें अभी बस याद रखो, अल्फा मेरी नेपियर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नॉट मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इनकी वैल्यू याद रखना, अल्फा की वैल्यू या आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी, अल्फा की वैल्यू है आर अपॉन 2 और ओमेगा नॉट आप जानते हो, पढ़ते आए हो, ओमेगा नॉट मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, 1 अपॉन रूट एल सी, ओके। अब डिफरेंट क्वांटिटी डिफाइन की जाती है यहाँ पे, अल्फा अपॉन ओमेगा नॉट, यानी अल्फा और ओमेगा नॉट का रेशियो, वो हम एक क्वांटिटी कहते हैं, उसे कहते हैं हम डैम्पिंग रेशियो, क्या कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो, जीटा, जिसे हम डिनोट करते हैं जीटा। ये आप 5th सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस डैम्पिंग रेशियो पे ही डिपेंड। ये होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये अनडैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो बताता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, आपकी कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको पता चल जाए तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, ओके। सपोज एक साइनसोइडल है मेरे पास, ये साइनसोइडल, इसको ढंग से समझना, ये साइनसोइडल, ये चलता जा रहा है, ये क्या है, अनडैम्ड है। डैम्ड का मतलब क्या होता है, घटना। तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ पे v1 मैग्नीट्यूड है एक साइकिल में, और ये -v1 है, ओके। एक साइकिल में इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरी साइकिल के अंदर भी इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, v1 और -v1। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा टाइम के अकॉर्डिंग, यानी इसका मैग्नीट्यूड डैम्ड नहीं हो रहा। तो दैट इज वाई जो ये 1 अपॉन रूट एल सी है, ये बेसिकली इस इसकी फ्रीक्वेंसी है और अनडैम्ड है। अनडैम्ड का मतलब कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा होता है अंडर डैम्ड, ओके। पहला ये कौन सा हुआ, अनडैम्ड। अनडैम्ड का मतलब ये ध्यान रखना, कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही, डैम्पिंग का मतलब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, ओके। अब मैं सर्किट बनाना चाह रहा हूँ ये वाला, अब मुझे बताओ यहाँ मैग्नीट्यूड, फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी डैम्ड हो रहा है, ठीक है। डैम्ड का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब ये डैम्ड का मतलब कम हो रहा है, यानी अंडर डैम। तो ये कौन सी रेस्पॉन्स थी, अंडर डैम, लास्ट में आके ये स्टडी स्टेट पे खत्म हो गया। अंडर डैम का मतलब ये अनडैम्ड है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अंडर डैम मतलब इससे कम हो रहा है, अंडर डैम, ओके। और दूसरा रेस्पॉन्स ये है मेरे पास, देखो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये भी डैम्ड हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, बट ये क्या होगा, ओवर डैम्ड, ओके। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी एक क्वाड्रेटिक या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पढ़ोगे, उसके 3 आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। 3 में से कोई ना कोई एक। पहला आउटपुट क्या हो सकता है, कुछ चेंज ना हो रहा, कांस्टेंट, दैट इज अनडैम्ड, अनडैम्ड ये रहा, ओके। जो कि दूसरा हो सकता है अंडर डैम्ड, आपका आउटपुट कम होता ही जा रहा है। और तीसरा हो सकता है कि आउटपुट बढ़ते ही जा रहा है, दैट इज ओवर डैम्ड। ये सब डिटेलिंग पढ़ोगे आप, ये ऑसिलेशन है, ओके। और एनालॉग के अंदर भी पढ़ोगे आप, ये ऑसिलेटर है बेसिकली, ठीक है।
अंडर डैम रेस्पॉन्स, ओवर डैम रेस्पॉन्स, अनडैम रेस्पॉन्स, ठीक है। तो अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके सर्किट में तो कोर्स में है नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी सेकंड ऑर्डर या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे 3 आउटपुट आ सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको बता दिया। और ओमेगा नॉट हमने क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी मेजर करी है यहाँ पे, अनडैम्ड यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अल्फा पर नेपर फ्रीक्वेंसी R/12, ये नेपर फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, कितनी जल्दी ये ट्रांजिएंट स्टेट से स्टेडी स्टेट में पहुंचा। दो स्टेट होती हैं आपकी, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। ओके, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, सपोज आउटपुट आपको 5 वोल्ट पहुंचना, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना है 5 वोल्ट है। तो जैसे ही ये 5 वोल्ट पे पहुंच गया तो ये मेरी स्टेडी स्टेट वैल्यू, बट 5 वोल्ट से पहले ये जो ट्रांजिएंट आया है या फिर बहुत बहुत कम समय के लिए, ठीक है, उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। ओके, तो अभी इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया और ये लिख दिया, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। नाउ अब the variables s and w are important quantity we will be discussing throughout the rest of the text. The two values of s in equation 10, देखो ये दो वैल्यू इक्वेशन आई थी, ये रही, तो आउटपुट भी दो आ सकते हैं, S1 की वजह से और S2 की वजह से, है ना भाई। आउटपुट हमारा दो रूट्स आए हैं तो आउटपुट भी दो आ सकते हैं। तो उसके लिए आउटपुट हमने क्या ले लिया, I1 किसकी वजह से, S1 रूट्स की वजह से, और I2 S2 के रूट्स की वजह से। तो टोटल आउटपुट हमारा क्या आएगा, टोटल आउटपुट विल बी समेशन ऑफ I1 प्लस I2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 30, S1 फर्स्ट रूट से, S2 सेकेंड रूट से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं तो दो दो आउटपुट जरूर आएंगे और दोनों का फाइनल जो समेशन होगा वो दोनों का एडिशन होगा। ओके, अब देखो मैंने यहाँ बताया आप कुछ 3 बताए थे मैंने, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड और अनडैम्ड ऑसिलेशन को हम क्रिटिकली डैम्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकली डैम्ड भी हम कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको 3 केस कंसिडर करने पड़ेंगे इस इक्वेशन के लिए। ये अब मेरा आउटपुट है ना, किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा आउटपुट आर और एल सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आर और एल सी की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करेगा वो देखो। अल्फा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, व्हाट इज अल्फा, अल्फा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा की वैल्यू है R/2L, ठीक है, नेपर फ्रीक्वेंसी। और दूसरा मेरा है क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/√L, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब अगर अल्फा और W नॉट की वैल्यू बराबर आती है, क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर आती है, तो मेरा जो कौन सा केस आएगा, दैट विल बी माय क्रिटिकली डैम्ड और अनडैम्ड केस, ये वाला। ओके, बट अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो मतलब कौन सा केस आएगा, ओवर डैम्ड केस। सिमिलरली इफ अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट से कम है, ठीक है, दैट विल बी अंडर डैम्ड केस, ठीक है। मतलब सीरीज आरएलसी सर्किट, ढंग से समझना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, सीरीज आरएलसी सर्किट के आउटपुट 3 हो सकते हैं, अंडर डैम, ओवर डैम या फिर क्रिटिकली डैम्ड। वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इन पैरामीटर्स पे आर एल और सी। अगर आर एल सी की वैल्यू इस तरह है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू लेस देन अल्फा है, इसका मतलब ये अंडर डैम केस है, और अगर सॉरी हाँ ओवर डैम केस है, और अगर बराबर है तो क्रिटिकली डैम्ड है, और लेस देन है तो अंडर डैम्ड है। ओके, तो एक ही सीरीज सर्किट के आउटपुट 3 अलग अलग हो सकते हैं बाय चेंजिंग देयर वैल्यू। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है इसमें। तो मुझे तीनों केस को कंसिडर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है नोट। ये क्या बता रहा है, द रेस्पॉन्स इज ओवर डैम्ड, अब ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे, द रेस्पॉन्स इज ओवर डैम्ड व्हेन द रूट्स ऑफ द सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर अनइक्वल एंड रियल, ठीक है। द रेस्पॉन्स इज ओवर डैम्ड व्हेन द रूट्स ऑफ द सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर अनइक्वल एंड रियल। ये रूट्स है मेरे, कौन से, S1 और S2, ये दोनों अनइक्वल हैं और रियल हो, इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी का मतलब आप समझते हो, जे टर्म,
-1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखते हैं, j, दैट इज इमेजिनरी। ओके, तो हमने पहला वाला केस क्या कंसिडर किया, याद करो। पहला वाला केस मतलब अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो देखो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगी तो इमेजिनरी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव विल बी रियल ओनली। सिमिलरली इसमें भी देख सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, रियल आएगा। तो हमने देखा कि S1 और S2 क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे और रियल आएंगे। तो कौन सा केस हुआ, ओवर डैम। चलो अब तीसरा, अगर अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है, तो यहाँ देखो अल्फा अगर ओमेगा नॉट से छोटा है तो ये रूट के नीचे क्वांटिटी वो आएगी नेगेटिव। तो रूट ऑफ दैट नेगेटिव क्वांटिटी विल बी एन इमेजिनरी। ठीक है, तो वो इमेजिनरी आएगा। तो उस केस के अंदर हमने क्या लिखा रखा है, when the roots are complex। ठीक है, रूट मतलब इमेजिनरी वाले क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझते हो, x प्लस वाई जे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जे टर्म आ गया था। ठीक है, तो अगर जहां पे रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स है मतलब कौन सी केस है, ये अंडर डैम्ड है। बट क्रिटिकली डैम्ड मतलब कब, व्हेन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट यानी S1 और S2 की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या हो गए, इक्वल भी हो गए और रियल भी हैं, तो क्रिटिकली डैम्ड। बट अगर रियल हैं बट आपस में इक्वल नहीं है, तो कौन से हैं, ओवर डैम। और S1 और S2 कॉम्प्लेक्स है, तो हमारा क्या हो गया, अंडर डैम। ये मैथमेटिक्स से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सर्किट तो आप अभी तो ठीक है, तो हम तीनों केस कंसिडर करेंगे। पहला वाला केस ओवर डैम्ड। तो सबसे पहले जब भी कोई सर्किट आए तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ओवर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। तो उसके लिए आप सिंपल किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अल्फा और ओमेगा नॉट। अल्फा की वैल्यू आप जानते हो R/2L, सिमिलरली ओमेगा नॉट की वैल्यू भी जानते हो 1/√LC। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कौन बड़ा है। अगर दोनों बराबर हैं तो मेरा आउटपुट कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, मैं आउटपुट की क्रिटिकल की इक्वेशन लिखूंगा। और अगर अल्फा बड़ा है ओमेगा नॉट से तो मैं कौन सी इक्वेशन लिखूंगा, ओवर डैम की। और अल्फा अगर लेस देन है तो मैं कौन सी इक्वेशन लूंगा, अंडर डैम। इसलिए एक सेकंड ऑर्डर के 3 इक्वेशन आपको याद रखनी। फर्स्ट ऑर्डर में तो आपने एक ही इक्वेशन याद रखी थी, वोल्टेज की या फिर करंट की, याद है तो। अगर आपको याद है तो हमने ये निकाली थी, वी टी इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट प्लस वी जीरो माइनस वी इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कैपेसिटर के थ्रू। सिमिलरली करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ आई टी आ जाएगा, बस सब जगह वी की जगह आई आ जाएगा, ये थी। बट यहाँ पे याद रखना है आपको, 3 इक्वेशन डिफरेंट याद रखनी पड़ेगी। ओवर डैम के लिए क्या आउटपुट आएगा वही याद रखना पड़ेगा, क्रिटिकल के लिए क्या जो आउटपुट आएगा वही याद रखना पड़ेगा, अंडर डैम के लिए क्या आउटपुट आएगा वो। ओके, तो सबसे पहला केस कंसिडर करते हैं ओवर डैम। ओवर डैम कब क्या होगा, ओवर डैम होगा अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ओके, तो जब मेरा आउटपुट जो रेस्पॉन्स होगा वो होगा आई टी इज इक्वल टू A1 e की पावर S1t प्लस A2 e की पावर S2t। ठीक है, और ये अंडर डैम्ड का, सॉरी ओवर डैम्ड का आउटपुट रेस्पॉन्स है, आई टी और टाइम के साथ, आई करंट। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में ओवर डैम मतलब ओवरशूट कर देगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरा आउटपुट 1 एम्पियर, तो ये देखो ओवर हो गया, ये 1 एम्पियर से ज्यादा चला गया, फिर धीरे धीरे करते क्या हुआ है, बाद में 1 पे आया, इसलिए ओवर डैम्ड हुआ। आउटपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू सपोज कितनी आ रही है, 1 एम्पियर, बट ये स्टार्टिंग में ओवरशूट कर गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भाई ओवर डैम के लिए आपको सिंपल कौन सी इक्वेशन याद रखनी, इक्वेशन नंबर ये 14, ये रट लो। जब भी अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आए तो A1 e की पावर S1t को लिख लो प्लस A2 e की पावर S2t। और S1 की वैल्यू ये रही, S1 और S2 की वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये रही, माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट L स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यस, और अल्फा की वैल्यू आप जानते हो R/2L, ओमेगा नॉट की 1/√L। ओके, तो ओवर डैम केस में डायरेक्ट आपको सिंपल ये इक्वेशन
ये आउटपुट आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओवर डैम के केस में ये वाला केस होता है। ये कहाँ से आया? सी ग्रेटर देन ओमेगा एल स्क्वायर कहाँ से आया? अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे? आर अपॉन 2l ग्रेटर देन ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट एल सी। ओके, दोनों को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ, दोनों को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन एल सी। बस अब सी को इधर ले जाइए, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू इधर जाएगी, सी ग्रेटर देन 4l अपॉन आर स्क्वायर। ये वहीं से आया, कंफ्यूज मत हो जाए। ओके, मैंने अल्फा और ओमेगा नोट की वैल्यू पुट कर दी है। जब भी ये वाला केस होगा तो डायरेक्ट आप आई टी की वैल्यू a1 e की पावर s1t, मुझे सिर्फ क्या निकालना है? a1 की वैल्यू निकालनी है और a2 की वैल्यू निकालनी है। s1 और s2 की वैल्यू तो हम इससे निकाल ही सकते हैं। ओके, सेकंड, सेकंड हमारा क्या है? क्रिटिकली डैम्प्ड केस। ओके, क्रिटिकली डैम्प में क्या होता है? अल्फा बराबर ओमेगा नॉट, तो देखो सी बराबर ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब S1 और S2 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन 2l। ओके, दोनों बराबर हो गए, आप उसके अंदर पुट कर सकते हो, अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो S1 और S2 की दोनों की, मैंने बता दिया था आपको कि दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर। तो माइनस अल्फा, तो इससे इक्वेशन क्या आ गई? ये, इसकी वैल्यू पुट कर दो, a1 e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस a2 e की पावर माइनस अल्फा टी। ये वाली इक्वेशन जो हमने ओवर डैम में लिखी थी, ये तो लिखिए। यहाँ पे e की पावर s1 की वैल्यू क्या है? अल्फा, और s2 की वैल्यू भी क्या है? अल्फा, सेम आ गया। और फिर हमने क्या किया? e की पावर माइनस अल्फा टी को कॉमन ले लिया और a3 आपका कांस्टेंट आ गया। a3 की वैल्यू कितनी होगी? a1 प्लस a2, यानी एक ही कांस्टेंट। मेरी इनिशियल कंडीशन कितनी है? 2, बट कांस्टेंट क्या आया? 1। तो अगर आप मैथमेटिक्स अगर जानते हो, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर दो इनिशियल कंडीशन हैं तो दो कांस्टेंट आने ही चाहिए। ठीक है, तो दिस कैनॉट बी अ सॉल्यूशन बिकॉज टू इनिशियल कंडीशन कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद द सिंगल कांस्टेंट a3। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आउटपुट ऐसा नहीं आ सकता, तो इसमें मुझे थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। इसके लिए अलग इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। किसके लिए? क्रिटिकल डैम के लिए। तो क्रिटिकल डैम के लिए हमने क्या माना था? अल्फा बराबर क्या होता है? ओमेगा नॉट, और ये वो बराबर कितना होता है? r/2l। ये वाली कंडीशन हमने किस में पुट कर दी? इक्वेशन नंबर 4, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, डेरिवेटिव ये वाली। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 4 ये वाली। दिस, ठीक है, यहाँ पे r अपॉन 12 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा और ओमेगा नोट के फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके, वन सेकेंड। ओके, अब मैथमेटिक्स ही चल रहा है अपना। ओके, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और सेकंड, अब मैंने क्या किया है? इसको d बाई डी टी यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा i प्लस अल्फा i। ओके, प्लस अल्फा, ये 2 अल्फा डी आई बाई डी टी को मैंने अल्फा डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा डी आई बाई डी टी लिखा, तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा आई को एफ कह दिया, एक फंक्शन कह दिया, सिंपल। डबल डेरिवेटिव को मैं सिंगल डेरिवेटिव में सॉल्व करना चाहता हूँ। ओके, तो ये बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन गई डी एफ बाई डी टी प्लस अल्फा एफ इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन तो आप जानते हो कि हमेशा इसके आउटपुट आएगा वो a1 इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी के बराबर होगा। ओके, मैथमेटिक्स हमने देखा ही, तो इसका आउटपुट लिख दो, डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा आई विल बी इक्वल टू a1 ई की पावर माइनस अल्फा टी। ओके, ई की पावर माइनस अल्फा टी को मैं इधर लेके गया, इसको सॉल्व करना है। ओके, सिंपल, दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर, आपके इसको मैं डेरिवेटिव लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर ए टी इंटू आई। अगर इसको इसका डेरिवेटिव लोगे तो यही आएगा रिवर्स में। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटर जैसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ए वन टी प्लस एक कांस्टेंट और आ जाएगा a2। तो मेरे पास देखो अब दो कांस्टेंट आ गए, दो इनिशियल कंडीशन थी तो दो कांस्टेंट आ गए। ठीक है, तो ये दिस इज माय
फाइनल करंट इक्वेशन इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्ड। तो ये आपको रटना है फाइनल। कैसे आया वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं समझ में आया तो। अगर फिर भी जानना है तो एक बार इस वीडियो को वापस देखना, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं है डिफरेंस, जब आपका ओवर डैम था तब आउटपुट क्या आएगा, a1 e की पावर s1t प्लस a2 e की पावर s2t, और जब क्रिटिकली डैम था तब आपका आउटपुट आएगा a2 प्लस a1t पूरा e की पावर माइनस अल्फा t। ओके, तो ये क्रिटिकली डैम्ड हुआ। देखो क्रिटिकली डैम्ड का मतलब है लगभग ये ज्यादा ओवरशूट नहीं हुआ। आउटपुट सपोज मेरा 1 एम्पियर था, तो ये 1 एम्पियर के आसपास ही घूमता रहा ऐसे, ठीक है। और ओवर डैम में क्या था, ये इसको क्रॉस कर गया और फिर आया, ठीक है। तो ये वाला हमेशा याद रखो किसके अंदर, क्रिटिकली डैम के अंदर, ठीक है। थर्ड केस क्या था, अंडर डैम। अंडर डैम अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट। ओके, अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ये हमने पढ़ा था। अब हमने देखा था कि अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट कब होगा, इसका मतलब ये होगा इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अल्फा यहाँ पे जो हमारा S1 की वैल्यू आई थी वो क्या थी, यहाँ इसी में समझा देता हूँ आपको, जहाँ पे S1 लिखा हुआ है, ये रहा दिस। थर्ड केस के अंदर मैंने क्या कहा कि भी अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट। इसका मतलब ये जो टर्म है इसको मैं निकाल सकता हूँ बाहर, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ S1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, S1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। और रूट ऑफ 1 या -1 को हम क्या लिख सकते हैं, जे। ओके, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करें। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके रूट क्या होंगे, इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, ये रहे, ठीक है। तो माइनस अल्फा, इसको अंडर रूट ऑफ माइनस को क्या कर दिया मैंने, -1 को जे, देखो जे लिख दिया। और इसको अंडर रूट ऑफ, अंदर क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को मैंने एक क्वांटिटी लिख दी, दैट इज ओमेगा डी। ओमेगा डी मतलब डैम्पिंग। अंडर डैम का मतलब मैंने आपको बताया था, ये यूं ऑसिलेशन करते जाके धीरे 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 खत्म हो। ओके, तो जब भी अंडर डैम केस होगा तो मेरे ऑसिलेशन होगा। देखो इसमें ऑसिलेशन नहीं हो रहा, क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम में, डैम के अंदर ऑसिलेशन नहीं हो रहा। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल ही है, ठीक है। बट यहाँ पे ये रेस्पॉन्स आ गया ऑसिलेटर के फॉर्म में। कैसे आया वो देखेंगे हम। तो रूट ऑफ -1 को हमने जे लिख दिया इमेजनरी, और इस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट को हमने कर दिया ओमेगा डी, दैट इज कॉल्ड डैम्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या थी हमारी, अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा डी क्या है हमारा, डैम्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्ड फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी से ये डैम्ड कर रहा है, अंडर डैम्ड यानी घट रहा है, ठीक है। तो दिस इज माई ओमेगा डी इज माई कॉल्ड अंडर डैम्ड फ्रीक्वेंसी, अंडर डैम या फिर डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आई टी का हमने देखा था, आई टी का आउटपुट कैसे आएगा, वही ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस, एस की वैल्यू कितनी है S1 दिस, सिमिलरली प्लस A2 ई की पावर माइनस S2t, S2 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये वाला लिख दिया। इसमें कॉमन कर लेते हैं। अब अगर आपने मैथमेटिक्स में इलूस आइडेंटिटी पढ़ा है, इलूस आइडेंटिटी क्या कहता है, ई की पावर जे थीटा को हम किसके फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइनसोइडल या साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ई की पावर जे थीटा को हमने लिख लिया कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ओके, सिमिलरली ई की पावर माइनस जे थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, यानी जे के, यानी जे मतलब इमेजिनरी पार्ट के प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन फंक्शन आता है। ओके, इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर इसको यूज करोगे तो ये आ जाएगा आई टी ई की पावर माइनस अल्फा टी A1 ई की पावर माइनस जेड ओमेगा डी टी को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ओमेगा डी टी प्लस जे साइन ओमेगा डी टी। ओके, सिमिलरली प्लस A2 कॉस ओमेगा डी टी माइनस
जे साइन ओमेगा टी, इनको जस्ट रीअरेंज किया हमने। ओके, A1 को हमने A1 इसको हमने क्या लिखा है, e की पावर ओमेगा टी को हमने लिखा है cos ओमेगा डी टी प्लस जे साइन ओमेगा डी टी। सिमिलरली e की पावर माइनस ओमेगा टी को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। और A2 तो जस्ट रीअरेंज कर लिया। ओके, जस्ट रीअरेंज करने के बाद में हमने इसको नया कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। A1 प्लस A2 को हम क्या लिख सकते हैं, B1 न्यू कांस्टेंट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट को A1 माइनस A2 को हमने B2 ले लिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो दिस इज द फाइनल रेस्पॉन्स। किस केस के अंदर है फाइनल रेस्पॉन्स, ये है अंडर डैम्प के केस। ठीक है, अब इसमें आपको सब कुछ पता है, अल्फा क्या है, अल्फा R/2L है, B1 क्या है, A1 प्लस A2 है, B2 क्या है, A1 माइनस A2 है। सिमिलरली ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी है आपकी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, वो है आपकी ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये है यहाँ पे। ओके, तो सब कुछ पता है। तो आपको सिर्फ अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली डीके है, बट साथ में क्या है, साइनोसॉइडल है। ठीक है, देखो ये धीरे 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 डिक्रीज करता जा रहा है। ओके, तो ये आपके 3 केस हो गए। कंक्लूजन क्या है वो हम देखेंगे, पहले 3 केस हमेशा। अब अगर आपको इसमें से क्या याद रखना है, अगर हमेशा याद रखना कि भी जब भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आए, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीरीज आरएलसी सर्किट, तो आप ये मान के चलना तीन आउटपुट हो सकते हैं। अब कौन सा आउटपुट है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अल्फा क्या होता है, R/2L, ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/√L। अगर ये दोनों आउटपुट दोनों अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम आती है तो क्रिटिकली डैम्प्ड है, अल्फा ग्रेटर देन है तो कौन सा है आपका, ओवर डैम्ड है, और अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है तो अपना अंडर डैम्ड है। तो अब तीनों के लिए आउटपुट आप निकाल चुके हो फाइनल। अगर जब आपका ओवर डैम्ड है तो क्या याद रखना है आपको, हाँ इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, अल्फा ये रूट्स S1 और S2 रूट्स क्या है, S1 है माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, S2 की वैल्यू है सेकंड रूट्स है। ठीक है, दो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो मेरा आउटपुट भी क्या आएंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल। ओके, तो जब मेरा ओवर डैम्ड है तो ओवर डैम्ड के केस के अंदर ये याद रखना आपको, A1 E1 की पावर S1t प्लस A2 E की पावर S2t। ओके, जब क्रिटिकली डैम्ड है तो क्रिटिकली डैम्ड के अंदर आपको क्या याद रखना है, क्रिटिकली डैम्ड के अंदर आपको ये याद रखना है, इक्वेशन नंबर 21, A2 प्लस A1 t E की पावर माइनस अल्फा t। A2 A1 कहाँ से आएंगे, इनिशियल कंडीशन से आ जाएंगे, वो हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तीसरा केस, जब अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है यानी अंडर डैम्ड है, तब आपको कौन सा केस याद रखना है, दिस E की पावर माइनस अल्फा t B1 cos ओमेगा dt प्लस B2 sin ओमेगा dt। और ये कैसा आउटपुट है इसका, साइनोसॉइडल। तो जब भी मुझे साइनोसॉइडल रेस्पॉन्स निकालना है तो मैं सर्किट कौन सा बनाऊंगा, अंडर डैम्ड वाला। मैक्सिमम जितने भी अपने प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं वो हम अंडर डैम्ड वाला ही लेते हैं। ठीक है, लेट्स कंक्लूड। पहला कंक्लूजन, द बिहेवियर ऑफ सच नेटवर्क इज कैप्चर्ड बाय द आइडिया ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग मैंने बताया ना 3 टाइप की डैम्पिंग होती है। अब डैम्पिंग का मतलब होता है कि किस हिसाब से कितने रेट से डैम्प कर रहा है। ओके, वो कौन डिसाइड करता है, मुझे बताओ। एल और सी में लॉसेस तो नहीं होती है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, किसमें लॉसेस होते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर। ओके, तो रेजिस्टेंस अगर हमने 0 कर दिया तो ये मेरा कौन सा सर्किट बन गया, अनडैम्ड। तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ये कांस्टेंट एलसी ऑसिलेशन, जब भी आप एनालॉग के अंदर पढ़ोगे एलसी ऑसिलेटर पढ़ोगे, एलसी ऑसिलेटर। ओके, तो एलसी ऑसिलेटर के अंदर बेसिकली क्या है, आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से ऑसिलेशन चलते जाएंगे। तो उसके अंदर आर की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी इंडक्टर से, इंडक्टर चार्ज था, इंडक्टर ने अपना पूरी एनर्जी किसको दे दी, कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर ने एनर्जी किसको दे दी, इंडक्टर को। यूं चलता जाएगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन होते जाएंगे। ठीक है, तो इफ आर इज इक्वल टू 0 देन अल्फा, अगर आर की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, R/2L। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अल्फा की वैल्यू यानी अल्फा क्या था, नेपर फ्रीक्वेंसी, किस रेट से वो डैम्प्ड कर रहा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो किस रेट से डैम्प करेगा, 0, यानी डैम्प्ड करेगा ही नहीं। ओके, बट ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट मतलब नेचुरल
फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से वो चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आर एब्सेंट है तो ऑसिलेशन आपके चलता जाएंगे। आर की वैल्यू को मैं एडजस्ट करके मैं मेरी जो रेस्पॉन्स है उसको अनडैम्ड बना सकता हूँ, ओवर डैम्ड भी बना सकता हूँ, और क्रिटिकली डैम्ड या फिर अंडर डैम्ड बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने बता दिया ऑसिलेटर, जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर का मतलब आपका ये ऑसिलेशन चलते जा रहे हैं। Oscillatory response is possible due to presence of two types of storage element having both L and C. एक L और C से ऑसिलेशन पैदा नहीं होंगे, आपको बेसिकली अनडैम्ड यानी कंटिन्यूस चलते रहेंगे, तब L और C दोनों होने चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड, अब इन फिगर से हम देखते हैं कि भाई तीन आपके केस हैं। ठीक है, ओवर डैम्ड क्या केस है, अंडर डैम्ड क्या केस है, और आपका क्रिटिकली डैम्ड क्या है। सेटलिंग, सेटलिंग टाइम का मतलब होता है आउटपुट टाइम, आउटपुट कितनी जल्दी पहुंचा हमारा। ओके, तो इन कंक्लूजन को एक बार वापस पढ़ना, हम ये आपको बहुत टफ लगा होगा एक बार, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में वापस रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। बट ये ही इक्वेशन लाप्लास से हम सॉल्व करेंगे तो ये सर्किट लाप्लास से बहुत जल्दी आउटपुट आ जाएगा इसका, वो 4th यूनिट में हम देखेंगे जब हम लाप्लास पढ़ लेंगे। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में भी लाप्लास पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो जो आपको इसमें से याद रखना है वो याद रखना है, तीन केस होंगे जब भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आए, तो तीन केस होंगे, ओवर डैम, अंडर डैम और क्रिटिकली डैम। ठीक है, और तीनों की अलग अलग इक्वेशंस हैं, और इसमें आपको याद रखना है अल्फा, ओमेगा नॉट। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेपर फ्रीक्वेंसी, अल्फा मेरा क्या है, किस रेट से वो डैम्ड कर रहा है, और ओमेगा नॉट क्या है, कांस्टेंट विदाउट डैम्पिंग आपका ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो होप आपको समझ में आया। तो मैं भी इस वीडियो को पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इसको एक बार वापस देख लेना, मैं आज ही डाल दूंगा। 1 सेकेंड।